माइक प्लीज बंद कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा जो रहेगी सर ने बता भी दिया है और हम भी बता दे रहे हैं कि आज की कक्षा केवल प्रश्नोत्तरी रहेगी। के मन में जो भी सवाल है आराम से पूछ सकते हैं और सर उसका अवनीत जी आपका आराम से बोलिए बोलिए। जी सभी से मेरी भी यही प्रार्थना है कि जैसा बताया जा रहा है उसका पालन किया जाए, क्योंकि मतलब एक माइक अगर ऑन है तो उसकी वजह से बाकी सभी लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो सर की भी यही प्रार्थना है, मैं भी यही चाहूँगा कि सभी लोग अपना म्यूट करके रखेंगे। बाकी आज का जो सत्र रहेगा वो प्रश्न उत्तर के आधार पर रहेगा। सभी को जिसको जो भी क्वेरी करना है पूछना है पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब देंगे। और ये इस तरह से चलता रहेगा। वैसे भी हर हफ्ते जहाँ तक है हर सैटरडे को ये हमारी क्लास चलेगी। और सर ने बोल भी दिया है कि हर क्लास के बाद प्रतिदिन 10 मिनट का रखा है, उसमें भी आप अपने जो भी शंका समाधान है पूछ सकते हैं। तो यही है। और बाकी मैं सर को आमंत्रित करता हूँ आज की क्लास के लिए। और जिसका जो भी सवाल रहेगा तो वो रेज हैंड कर देंगे और एक एक करके अगर आपको लग रहा है कि हमसे पहले कोई बोल रहा है तो वो उसको समय दिया जाए। उसके बाद फिर जब अपना नंबर आएगा सर नाम लेके बुलाएंगे तो आप अपने नाम से बोलिएगा। और ठीक है, मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। जी जी, सभी को नमस्कार। और इस कक्षा को स्टार्ट करने से पहले जिस ज्ञान को हम लोग सीख रहे हैं उनके जो गुरु हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कई विद्वान हैं, ऐसे कई गुरु हैं हम लोगों के जिन्होंने जिनसे हम लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे संस्थान के आदरणीय MP खेमका सर, JP अग्रवाल सर, डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर, डॉक्टर पार्क जेवू। तो ऐसे बहुत से महान विभूति हैं कि जिनके माध्यम से ये विधा आज जन जन तक पहुंच पा रहा है, इतना सुलभ हो गया ट्रीटमेंट हम लोगों के लिए। तो उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापन करना चाहिए। और ये विधा उन लोगों की कृपा है, उन लोगों का आशीर्वाद है जो हम लोगों के पास बना बनाया हुआ मिल रहा है। हम कोई नई चीज आपसे नहीं बता पा रहे हैं। हम जो भी बता रहे हैं उन्हीं गुरुओं का ज्ञान जो हम पाए हैं, जो हम पढ़े हैं, जो हम सीखे हैं, उसी को आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो उनको बार बार हमारा नमन है। और आज की कक्षा में हम लोग प्रवेश करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम निरंजन कुमार गुप्ता है और मैं एक सीनियर थेरेपिस्ट भी हूँ और सीनियर लेक्चरर भी हूँ। और हम लोग एक्यूप्रेशर की ज्ञानशाला में टिटाइज 1 जो खेमका जी की बुक है, पहली किताब, उस किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें कि फॉर्मूला बेस्ड। इसमें सर ने बताया कि ये किताब कभी खत्म ना होने वाली बुक है। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार हम पढ़ाएंगे, हर बार आपको कुछ न कुछ नया चीज मिलेगा, जितनी बार पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है ज्ञान अनंत है और उस ज्ञान में से कौन कितना दे पाता है आपको और आप कितना ले पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी चीजें आपको दे पा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें ग्रहण कर पा रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। लगातार मेहनत, सतत प्रयास अगर करते रहें तो ऐसे कंडीशन में कोई भी चीज असंभव नहीं होता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बरदराज की कथा सुनी होगी कि बहुत मंद बुद्धि था। कितना भी कुछ सिखाए, कितना भी कुछ बताए, गुरुजी समझाते थे लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। तो एक दिन जब वो वापस घर जा रहा था तो एक कुएं पे पहुंचा। कुएं पे पहुंचा तो उसे प्यास लगी थी और बाल्टी डाल के कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगा। तो उसका ध्यान कुएं की जो दीवार होती है मेड़ पे, उस पे गया। देखा कि वो दीवार घिस गई है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कोमल रस्सी इतना हार्ड दीवार को घिस सकता है। तो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे एहसास हुआ कि जब इतनी कोमल रस्सी इस चट्टान को घिस सकती है, इस पत्थर को घिस सकती है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर समझ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सभी लोग कर सकते हैं। खेमका सर की बात करें तो सर 50-55 साल की उम्र में इस थेरेपी के अंदर प्रवेश किए और उस एज के बाद जिस समय लोग
कहते हैं कि रिटायरमेंट करते हैं, बोलते हैं हाथ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, बहुत तरह की बीमारियां हो गई, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती लोगों से। लेकिन सर की देखिए कितने बड़े महापुरुष थे कि उस एज में आके उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए, ग्रंथ ही कहेंगे हम लोगों के लिए, तो ये ग्रंथ ही है। तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम लोगों के पास तो बहुत समय है, हम लोग तो अभी प्रवेश किए हैं इसमें, तो हम लोगों के पास बहुत समय है। तो चाहे किसी भी एज में आपने स्टार्ट किया हो, आपको भले ही कम समझ में आता हो, लेकिन आप पॉजिटिव वे में रहेंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ रही है चीज़ें, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हम लोग जरूर उसको सीखेंगे। पिछली कक्षाओं के बारे में हम लोग बात करें, डिस्कस करें, उसके पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं उनके लिए कल करस्पॉन्डेंस और जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको बताने के लिए जो वंदना छत्रालिया जी हैं वो कल एक क्लास लेंगी 2:30 से 3:30 बजे के बीच में, और वो जो क्लास इसी जूम आईडी पे होगी। तो जिनको भी लगे, जो नए लोग हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं, और जो पुराने हैं या फिर एक आध सेमेस्टर किए हैं और उनका बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, वो उनको जुड़ के सुन सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। और कक्षा स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बताएंगे आप लोगों को कि हम लोग एक परिवार की तरह हैं, क्योंकि एक जगह पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ज्ञान एक से दूसरे के पास जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता है कि दूसरे को कोई तकलीफ हो। तकलीफ का ये मतलब है कि हम लोग बिल्कुल पेशेंस बना के रखेंगे कि किसी का भी कोई सवाल आया तो हो सकता है उस सवाल से आपका भी सवाल का जवाब मिल जाए आपको। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने के बाद आपका नाम नवीन जी या हम पुकार लेंगे, उसके बाद आप अपना माइक ऑन करके फिर हमसे बात कर सकते हैं, जो भी सवाल करना हो सवाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि चीज़ें आप तक भी पहुंचेंगी, हो सकता है कोई भी सवाल हो उससे आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो सकता है। तो आप सबका स्वागत है, आप लोग हैंड रेज कीजिए, फिर हम नाम बोलते हैं या नवीन जी नाम ले लेंगे तो आप लोग अपना ऑन करके सवाल कर सकते हैं। जी, एचएल पटेल सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। आपने ये पीपीटी बनाई, जी उसमें सर। कितना टाइम लगाया है? पीपीटी बनाने में तो कम से कम 4 से 5 महीने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मटेरियल सिर्फ टिटाइज 1 का नहीं है। क्योंकि जब हमें ये लगा कि इसको सिखाना है, इसको बताना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे मटेरियल्स को इधर उधर ढूंढना पड़ा। क्योंकि जब हम लोगों ने भी इसको पढ़ा तो हम लोगों को लगा कि कुछ और चीज़ें अगर इसमें ऐड हो जाती तो और अच्छे से हम लोगों को ये समझ में आ जाता। तो हमें ये लगा कि जिस प्रकार से हमने इसको समझा उसी प्रकार से हम और लोगों को भी इससे लाभान्वित करें। तो ऐसे कंडीशन में 4 से 5 महीने का समय लगा, और प्रतिदिन लगभग 3 से 4 घंटे हमने रोज इसके पीछे मेहनत किया, और तब जाके फिर ये आप लोगों के सामने है। लगभग 500 पेज से प्लस की है ये, 525 या 540 लगभग इतने पेज की है सर। तो कई बुकों का सम्मिश्रण है, और कभी नेट का सहारा लिया तो कभी किसी और बुक का सहारा लिया, बहुत सारी बुकों को लेके फिर एक जगह एकत्रित करके हम आप लोगों के सामने लेके आए सर। आपको खूब खूब अभिनंदन हमको दे रहे हैं, इतना अच्छी स्टडी। जी जी, धन्यवाद सर। सर, मैं अहमदाबाद से समता सालेचा बोल रही हूँ। जी ये समता पीपीटी चलेचा जी। लाइक हमको, हम सब ग्रुप मेंबर्स अगर सब एग्री हो तो जी पे करेंगे उसके लिए अलग से, और हमको ये पीपीटी प्रोवाइड हो सकती है क्या सर? देखिए, पीपीटी में काफ़ी सारा मेहनत है जैसा कि हमने बताया है, और हमने जो चार्ज रखा है वो बहुत कम ही रखा है। तो अगर सभी लोगों की इच्छा होंगी तो फिर हम कोशिश करेंगे जो मिनिमम चार्ज हो सके, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक बुक मिल रहा है और सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं आपको, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी लोगों की सहमति होगी तो हम इस पे ज़रूर विचार करेंगे, और जो भी होगा हम बताएंगे। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट में अपना हैंड रेज कोई और कर लें जिनको पूछना हो सवाल क्लास से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आज का क्लास बिल्कुल ओपन है, जिनको भी जो बात करना है कर सकते हैं। सतीश जी, आप तो माइक सर ऑन कर जिस लीजिए। किसी को भी पीपीटी चाहिए, क्या वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं? तो हम काउंट कर लेंगे कितने मेंबर्स को चाहिए। जी अगर जी ज्यादा जी से ज्यादा मेंबर्स होंगे तो फिर, अगर सारे मेंबर्स एग्री होंगे तो फिर हम। जी, आप ग्रुप में मैसेज कीजिए तो उससे हमारी काउंटिंग हो जाएगी, फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। सर एक तो सतीश, मैं जयपुर से। जी सतीश जी, आप अपना ऑडियो वीडियो, ऑडियो तो ऑन है आपका, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। जी सर।
जी एक्चुअली सर मैं चाहता था ये पीपीटी भी मिल जाए हमें, जी और उसके अलावा मैं चाहता था कि जैसे अपना ये ट्रेट्राइस 1 का हो रहा है, जी उसके साथ-साथ मानव शरीर विज्ञान के लिए भी, मतलब क्योंकि एक्यूप्रेशर में ये बुक्स तो हैं हम लोगों के पास, उसके लिए भी कुछ किया जाए सर, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है ही नहीं किसी का। तो हम्म। प्लीज सर ये एक व्यवस्था हो तो ज्यादा बेटर रहेगा साथ में। आप अभी ध्यान में रखिए इसको। हाँ, अभी तो देखिए, अभी सतीश जी की जो क्लासेस चल रही है, तो जी, जी, अभी जी, तो जी। इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं इस ग्रुप में, या जो भी चल रही है ज्ञानशाला। लेकिन नेक्स्ट में हम इस पे जरूर ध्यान रखेंगे कि उसके साथ अगर हम उसको भी कर पाएं। लेकिन आपको एक बात हम बताएंगे कि देखिए, आजकल सब कुछ सुलभ है। आप लोगों के पास गूगल है, सारी चीजें अवेलेबल है ना? और चाइनीज का जो ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ ना भी हो, अगर इसमें आपने महारत हासिल कर लिया, तो भी आप उपचार कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी बात जरूरी है कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ऑलरेडी वेल नॉन होते हैं। वो बीमारी का डायरेक्ट नाम बता देते हैं। और अगर आपको नाम से परिचित नहीं है, बीमारी से परिचित नहीं है, तो उसको लगता है ये क्या ट्रीटमेंट करेंगे हमारा, जब इनको नाम ही नहीं पता। एक्चुअली क्या है सर, मैं भी मैंने इसमें काफी टाइम से सर्विस की है, मतलब हम लोग संस्था से जुड़े हुए थे। जी फिर मुझे ये लगा कि इसमें जितना हम परफेक्ट होंगे जी उतना ही अच्छा है। और एक और मेरा ये है कि ये क्लास हमेशा चलती रहे, क्योंकि ये इस एक तो फीस बहुत कम है, ऐसी ही क्लास अगर आप कंटिन्यू करें तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट होगा सर। और एक्चुअल में एक्यूप्रेशर छूट जाएगा नहीं, तो छूटना नहीं नहीं नहीं, चाहिए, कंटिन्यूटी होती रहेगी। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। जो भी हम क्लास कराएंगे, हुँ, उसमें हुँ। अन्य लोग जो कर रहे हैं, देखिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम खुले प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जी सर, जी सर। सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है ना? सब अपने से बड़े हैं सर, हम ये मान मिनिमम के चलते हैं। हम मिनिमम ही रखेंगे, और समय मैक्सिमम रखेंगे, ताकि आप लोगों का जो भी चीज हम बताएं, तो उसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से आप तक पहुंचाएं। बस यही मेरा सोच है, और कोई सोच नहीं है। हाँ सर, और जयपुर में आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है सर, चलिए, क्लास की। अच्छी बात है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। जी जी और मैं प्रे करूँगा, जैसे अभी धीरे-धीरे मैं खुद सीख रहा हूँ, इन जी। फ्यूचर ये क्लासेस कंटिन्यू रहे सर, मैं ये चाहता हूँ। और बस पीपीटी आप का लोगों का बस आप लोगों जो का भी सहयोग रहेगा, तो बस ये चलेगा। और पीपीटी का चार्जेस होना चाहिए, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ का वैल्यू नहीं होता, और क्लास फ्री नहीं हो, मैं ये चाहता हूँ। एग्री सर, एग्री सर, एग्री। एग्री, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स है सर, मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन जैसे ये क्लास हो रही है ना, जी, तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं, चाहे ₹5 लगे, चाहे 50 लगे, आदमी वैल्यू करता है उसका। सही है सर। राइट, राइट, और और राइट। ये मेरे लिए एक बड़ी सर बात है। रिक्वेस्ट है, देखिए, एक का हम एक बात बोलेंगे सर आपको, कि जी, इस थेरेपी में अगर आप आए हैं, तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि इस थेरेपी को आपने चुना है। कभी मत नहीं, सोचिएगा। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सर बोलते थे, खेमका सर, कि थेरेपी को आप नहीं चुनते, थेरेपी आपको चुनती है। तो यस समझ सर। लीजिए कि पूर्वार्ध, आपका जो पूर्वार्ध होगा, प्रीनेटल होगा, वो आपने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, जबकि इसी वजह से आप इस थेरेपी में आप आए हैं, है ना? तो इस और बात का ध्यान रखिए। एक्चुअली सर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको जी कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे हमारी, ये एक रिलेशन बना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और मैं 5 साल से जयपुर में एक संस्था से जुड़ा हुआ था, जी मैं नाम नहीं लूँगा। जी मैंने जी बहुत क्लासेस भी अटेंड की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक तो ये चलता रहे अपना एक्यूप्रेशर, साथ में मानव शरीर विज्ञान का क्लास चलता रहना चाहिए, जी क्योंकि दुनिया में एक्यूप्रेशर का सेंटर तो खुला है उनका, लेकिन एक्यूप्रेशर छोड़ के बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर नहीं कर रहे वो। समझ रहे हैं सर आपकी बात। तो प्लीज सर, एक मेरा जेन्युइन सा रिक्वेस्ट है, इसके लिए प्लीज आप करिएगा कि हमें इतना ज्ञान हो कि हम लोग अच्छे से कर पाए। सॉरी कोशिश सर अगर कुछ गलत कोशिश बोला हो हमारी तो। यही रहेगी, और आपका सुझाव और आपने जो फीडबैक दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थैंक आशा यू। करते हैं कि आप तक हमारी बात पहुंचती रहेगी ऐसे ही। और आप आशीर्वाद दीजिए कि आप जो समझा रहे हैं वो हम समझ पाए। नहीं नहीं, अभी आप आशीर्वाद देने लायक नहीं है, बहुत छोटे हैं हम आपसे, और अरे ज्ञान में सर, भी छोटे हैं। नहीं 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 सर, थैंक यू जी सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओके, क्लासेस।
थैंक यू सतीश जी। यू आर वेलकम सर, यू आर हाँ। वेलकम। बिंदिया हाँ, सोलंकी जी, अगले जी, जी, जी। नवीन जी आप नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा। बिंदिया जी, हाँ, बिंदिया सोलंकी मैं जी। अहमदाबाद से हूँ। एक्चुअली सर मुझे ये जानना था कि कल जो क्लास हो रही है 2:30 से 3 बजे के बीच में, उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग उसका भी कर देंगे मैडम, आपके लिए, आप लोगों के लिए जो भी सुलभ होगा वो हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू। क्योंकि मैं ना उस टाइम पे शायद बाहर होंगी, इसलिए नहीं कर पाऊंगी अटेंड, ऐसा ओके, इसलिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगी मैडम। और कोई सवाल हो तो ओके। आप पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड या जो भी हो। नहीं, क्लास एक्चुअली बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए ओके, आपका। थैंक यू बिंदिया जी, नमस्कार। अगले हमारे भाई साहब हैं हेमराज जी, हेमराज हाँ सर, सेमरर जी। हाँ सर, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। मैं आपका क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस के अंदर हूँ, ठीक है, ओके ट्रैवलिंग ओके, कर रहा नो हूँ। नो हाँ, प्रॉब्लम। ट्रैवल कर रहा हूँ। सर मैं एक बोलना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई के बारे में, तो मतलब सब लोग मैं जितना भी फीडबैक लेना, बहुत एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। ओके। ओके जी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने करस्पॉन्डेंस फर्स्ट सेमेस्टर को, सॉरी, इसका कैंपस का फर्स्ट सेमेस्टर को मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन भाभी जी का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैंने एग्जाम नहीं दे पाया। जी। बट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू दिस क्लास विथ यू, दैट इज वेरी गुड। मुझे सिर्फ एक पूछना था सर, कि हमारा नॉलेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब डायग्नोसिस का पार्ट आता है ना, क्योंकि मैं मेरे भाभी जी के एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ जी कि उस टाइम में मैंने बहुत मतलब अपने संस्थान में भी बहुत ट्राई किया, कोशिश किया कि भाभी जी को ये हो रहा है, वो हो रहा है, जी लेकिन फिर ऐसा किसी के पास से आंसर नहीं आया कि यार उनको कैंसर का भी टेस्ट करवा सकते, क्योंकि बाद में क्या हुआ, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनको क्या हो रहा था, लंग्स में पानी हो रहा था, बुखार हो रहा था, और हम लोग बहुत वो उपचार पे उपचार देते जा रहे थे। मैं एक्यूप्रेशर का भी बहुत उनका बुखार उतरने के लिए कर रहा था, ये कर रहा था। तो फिर वो क्या होता है, लोगों का फिर विश्वास चला जाता है कि यार तूने तो इतना किया, फिर कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में पता चला कि उनको कैंसर था, और वो कैंसर की वजह से उनके डेथ, मतलब उनका डेथ तो एक्चुअली पैरासिटामोल उन लोगों ने बहुत सारा दे दिया, इसकी वजह से उनका लिवर फेल हुआ। हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट देने के पहले उनका डेथ हो गया, क्योंकि लिवर फेलियर पैरासिटामोल की वजह से हो गया उनका। तो जी। मुझे यही बोलना था कि डायग्नोसिस में हम लोग कुछ कम पढ़ते हैं थोड़ा, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने संस्थान में भी उनका रिकॉर्ड बहुत बार देखा कि देखो उनका ये हो रहा है, हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा आंसर किसी के पास से नहीं है कि यार उनको कैंसर का भी टेस्ट करना चाहिए ऐसा। तो इसलिए मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया यार, फिर अपना अपना जो थेरेपी है उसमें थोड़ा कुछ कमी तो नहीं है ऐसा। देखिए तो सर, उसके जी जी बोलिए। उनका डेथ हो गया इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उनको बचा नहीं सका। और मेरे पास 2 महीना था, 3 महीना था, मैं संसद के साथ कंटिन्यूस टच पे भी था। तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस किसी के पास से नहीं है कि यार एक बार कैंसर का भी टेस्ट करो, मतलब उनका जो लक्षण था मैंने सब बताया था संस्थान को, देखिए फिर सर, भी कुछ अब आंसर किसी के पास से आया नहीं। हाँ, अब हम ही अभी हम बोले अब सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, सॉरी जी यार। जी। तो ऐसा है सर कि सभी थेरेपी की एक लिमिट होती है सर, ठीक ओके, है ना। और बहुत बार क्या होता है कि देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। ओके, हाँ, तो बहुत बार क्या होता है कि थेरेपी अपने आप में कह सकते हैं पूर्ण है, इसमें एक रत्ती तक का भी आप संकोच नहीं कर सकते, शंका नहीं कर सकते थेरेपी ओके, पे। हाँ, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो जाती है ओके, ना। तो वही चीज होती है कि जैसे संस्थान में भी बहुत सारे लोग हैं, सर हैं, या हाँ, फिर हाँ, कोई हाँ, अन्य थेरेपिस्ट भी हैं। तो बहुत बार ऐसी चूक हो जाती है कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते चीजों को, ओके, ओके, है ना सर। तो उसमें गलती किसी का या थेरेपी की गलती नहीं दे सकते सर, हो सकता है कि डिटेक्ट नहीं हो पाया, या बहुत बार ऐसे लक्षण होते हैं कि बीमारी पकड़ में नहीं आ पाता। ओके। और ये हर एक थेरेपी में होती है सर, कोई ये नहीं कि अपनी थेरेपी में ही हो रही है। नहीं, नहीं, मुझे तो बाकी थेरेपी पे कुछ विश्वास ज्यादा है ही नहीं। मैं तो एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, इसके ऊपर ही मेरा विश्वास है। बाकी बिल्कुल थेरेपी सर, पे तो मैं मानते भी नहीं जाता, वो तो छोड़ बिल्कुल ही दो। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि सर अगर इसके जो थ्योरी हैं, जो थ्योरी है इनका, इसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए ना, तो चीजें डिटेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है कि अपने संस्थान में जो दिखाया सर को, लाइव दिखाया था या फिर ऑनलाइन दिखाया था। हाँ, हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या होता उनको, मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म भर के उधर संस्थान में आया था, उनका पूरा लक्षण का रिपोर्ट का मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी एक्चुअली। देखिए और हाँ लाइव उनको लाइव आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनका हाँ तबीयत हाँ। चलने लायक था ही नहीं। अब मैंने बता ट्रेन रहे हैं बुकिंग सर, का भी। अब बता रहे हैं सर कि चूंकि जो सामने से विजिबल होता है ना, जो सामने से ओके, पेशेंट देखते हैं, हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन वही अगर ऑनलाइन देखें ना, तो कुछ चीजें हो सकता है कि छूट गई होंगी। तो इसकी हाँ, वजह से हो सकती है प्रॉब्लम हो गई होगी, और कोई बात नहीं। बट हाँ, अपनी उनको लाना थेरेपी पॉसिबल बहुत था नहीं बढ़िया है, एक्चुअली। अपनी थेरेपी बहुत बढ़िया है सर।
ओके सर, नो प्रॉब्लम। आई ओके थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो गया थोड़ा। जी जी, धन्यवाद हेमराज जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके सर, नेक्स्ट। अगले अगले पी के किसी ने जिसका भी हाथ हैंड रेज किया हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। पीके तो नहीं पी दिख रहा के है हमें, पीके तो कोई नहीं दिख रहा है हमें। एक रिद्धिबा हटा लिया परमार सर जी, उन्होंने। रिद्धिबा परमार जी हैं, आप अपना ऑन कर लीजिए माइक। सर पी के था लेकिन उन्होंने हटा लिया लगता है। अब चलिए कोई बात नहीं। रिद्धिबा परमार जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन हो आपका क्लास से रिलेटेड हो या जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं। अनम्यूट। हेलो बताओ क्वेश्चन यार। हेलो हाँ रिद्धिबा अनाउजन। परमार, हेलो रिद्धिबा, एक आदमी बोलिए, एक बताओ। आदमी कोई भी बोलिए। रिद्धिबा जी बोलिए आप। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं ना, उसका जो थियरी पार्ट है वो अगर हमें पढ़ना है मतलब बुक, तो हम कौन सी बुक रिफर कर सकते हैं इसके लिए? देखिए बुक में आपको टिटाइज 1 में भी कुछ मिल जाएगा, टिटाइज 7 में भी मिल जाएगा और कई बुकों में थोड़ा थोड़ा करके पार्ट मिलेगा आपको अलग अलग जगहों में, तो आप वहां से प्रीफर करके पढ़ सकती हैं। अच्छा, जी और ये आपने जो यीन और यांग जो थियरी पढ़ाया है उसमें मतलब जो मैंने पढ़ा है उसको मतलब एनालाइज करके मैं मतलब बता रही हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट में दोनों चीजें हमको दिखाई दे, मतलब यीन का भी लक्षण हो यांग का भी हो, तो फिर उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे? देखिए सवाल वहीं पे आ गया जहाँ जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं। हम लोग बोले थे कि इन और यांग दोनों एक दूसरे पे आश्रित है और ये दोनों मिलके व्यवस्थाएं चलाती हैं शरीर के। तो समझिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि मान के चलिए आपका हार्ट एक ऑर्गन है, एज ए ऑर्गन है और उस हार्ट में इन भी है और यांग भी है। हम लोगों ने बात किया था कि जो इन होता है वो स्ट्रक्चर होता है, जो यांग होता है वो फंक्शन होता है, यानी वो जो काम कर रहा है ऑर्गन उसकी फंक्शनिंग उसका यांग है, ठीक है ना? ठीक है, तो मान के चलिए अगर हार्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है, हार्ट का शेप और साइज कम हो जाता है, तो हार्ट का एक बहुत ही प्रमुख काम है कि पूरी बॉडी पे उसको ब्लड पंप आउट करना है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में जब आप उसका शेप चेंज हो जाएगा तो क्या वो पूरी तरह से ब्लड पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना? नहीं। तो जब ब्लड पूरी बॉडी पे पंप नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या होंगे? सिम्टम दिखेंगे, सांस फूल रही है या फिर आपको पल्पिटेशन महसूस हो रहा है या आपके मतलब हार्ट बीट बढ़े हुए दिखेंगे आपको, है ना? हाँ। तो ये सारे के सारे सिम्टम क्या है? यांग पे ही तो दिखेंगे आपको। हाँ। तो इसका मतलब है दिख तो रहा है आपको यांग, लेकिन कारण कहाँ छिपा हुआ है? इनके पास। तो वहां आपको उपचार इनका करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे आप बुक पढ़ेंगे टिटाइज 7 या बहुत सारी बुकें हैं, तो जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड ऑर्गन है, जैसे हार्ट की बात किया हम लोगों ने, तो हार्ट फायर एलिमेंट में है, अर्थ है ना, फायर एलिमेंट में है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चलता है कि जो फायर एलिमेंट है उसमें हार्ट ऑर्गन है और उसका क्या काम है और उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट इन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट यांग की डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट ब्लड स्टेसिस हो सकती है ना? तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम होंगे। तो पेशेंट से आप पूछेंगे ना कि भाई आपकी धड़कन, पेशेंट आके बताया कि हमें सांस जो है धड़कन हमारी चलती है बहुत जोर जोर से, पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है, थोड़ा चले तो हाथ पैर में कंपन या कह सकते हैं कि पसीना आने लगता है, जो हार्ट यांग के सिम्टम है वो आपको बताएंगे। अगर इनका होगा तो बताएगा, जो भी सिम्टम बताएगा हार्ट से रिलेटेड उसके साथ ये बताएगा कि उनको रात में ये सिम्टम बढ़ जाता है, रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात में पसीना आता है, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार्ट इन का है। तो यहाँ से आपको मदद मिलेगा कि आप इनको देखें या यांग को देखें। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो इतने सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने प्रकृति से बड़ा बात किया कि प्रकृति में हॉट कोल्ड सीजन से जोड़ा, ऑर्गन क्लॉक से जोड़ा, तो उसका मकसद यही था कि उसको रोग से जोड़ना है कि किस प्रकार से हम लोग देखें, प्लस ऑर्गन के सिम्टम अपने अपने अवेलेबल हैं कि यंग डेफिशिएंसी होंगी तो उनके उनके क्या क्या सिम्टम होंगे, उससे मिला के ट्रीटमेंट कर दीजिए आप।
और सर ये जो अभी जो आप क्लास चला रहे हैं उससे इसके बाद भी इसके आगे क्लास चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करे तो जी 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 बेहतर होगा। जी जी और ये बिल्कुल। जो पीपीटी की है मतलब चार्जेबल, वो आप जो भी चार्ज लगाओ पर अवेलेबल रखो तो हमें बहुत आसानी रहेगी पढ़ने में। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह किया है, इसमें एकत्र किया है, हम्म। तो सारी जानकारी आप लोगों को एक जगह मिलेगी। तो अच्छी बात है कि अगर सब लोग तैयार होंगे तो मैं काउंट करके उसके बाद फिर बता दूंगा कितने लोग यस तैयार सर, हैं। हम सब तैयार हो जाएंगे सर। जी जी बिल्कुल। चलेगा। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4 जिन्होंने 1 2 3 4 के नाम से ज्वाइन किया है वो अपना माइक और वीडियो ऑन कर लें और बताएं। हाँ 1 2 3 हाँ 4। हाँ वीडियो आवे से पातो बाना। हेलो अच्छा जी जी बताइए सर। सर। हाँ वो पीपीटी के बारे में पूछता तो यिन यांग की थियरी है ना, वो सर भी प्लीज सबमिट प्लीज आप सर उसमें कर दो सर सर। सर प्लीज आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये परिचय तो दे दीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा। हाँ जिग्नेश कुमार अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं सर? मलिंदी केनिया से। अच्छा अच्छा सुबह तो केन्या। बात हुई थी आपसे। अच्छा अच्छा आप समझ गए सर, नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार सर जी। जी बताइए सर, क्या वो आपकी क्लास से ये रिलेटेड क्या ये क्वेरी यिन है? यांग की जो जो आपको बोला था वो पीपीटी के बारे में, आप पावर प्रेजेंटेशन जो आप प्रोवाइड करें तो वो अच्छा रहेगा। तो उसके वो पढ़ने में हमको सुलभ रहेगा, और सुलभ रहेगा तो हम किसी को ट्रीटमेंट देवे तो भी अच्छी तरह ट्रीटमेंट दे सकेंगे, क्योंकि पीपीटी चलिए के बिना कुछ नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है सर। और यिन यांग की थियरी कौन सी बुक में है? मेरे पास भी कम से कम 20 बुक है संस्थान की, लेकिन मैंने वो सब जिक्र किया, सुबह में कुछ भी नहीं मिला वो यिन यांग की थियरी। सर सुजोग थेरापी है। उसमें गोता लगाना पड़ेगा, आप सागर के किनारे खड़े हाँ हैं, मैंने थोड़ा गोता लगाएंगे तो मैंने मिलेगा उसमें मैंने कुछ। पूरी की पूरी बुक ढूंढ ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यिन यांग खाली सूक्ष्म अभिनव एक्यूप्रेशर पार्ट 1 है उसमें ही मिली में, और वो मैंने बड़ौदा सेंटर से ली थी। कोई बात नहीं सर, हम देखते हैं लोगों की संख्या जैसे अगर लगेगी हमें तो फिर हम करेंगे ऐसा आप लोगों के लिए, मिनिमम चार्ज हाँ की ओके कोशिश थैंक करेंगे। यू सर। थैंक यू ठीक है। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। और 60 कमांड पॉइंट के बारे में भी ध्यान रखने का, 60 कमांड पॉइंट कैसे काम करता है वो। सर आप निश्चित रहिए, हम जो बताएंगे तो जितना मेरे अंदर है ज्ञान, और हाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम किसी भी चीज को हम छिपा नहीं रहे हैं, जितना जरूरत पड़ रहा है हाँ उतना ज्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहे हैं, तो जरूर हाँ बताएंगे, थैंक यू आप लोग सर निश्चित थैंक यू। रहिए। या यही उम्मीद है सर आपसे। बस बस धन्यवाद। थैंक यू। क्लास से हाँ रिलेटेड कोई धन्यवाद। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते हैं तो जैसे जैसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट अगले में। सहभागी हैं हाँ जी बोलिए बोलिए नवीन जी। दीप्ति शाह। दीप्ति दीप्ति। जी। हेलो सर। जी नमस्कार। सर नॉर्मली दीप्ति हूँ मैं, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। हमारा ओके। 2 प्रश्न है। एक ये है कि अगर नॉर्मली जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सारे सोल्यूशन बेस्ड है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आप सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। ऐसे कोई प्रिकॉशनरी पॉइंट्स है जो रोज हम अपने आप को और हमारे पेरेंट्स को जो सीनियर सिटीजन है उनको दे सकते हैं तो वो थोड़ी ठीक रहे और उनका सर्कुलेशन और वो सब सही रहे। तो ऐसे कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम नॉर्मली एवरीडे विदाउट एनी प्रॉब्लम दे सकते हैं उनको। जी एक दे ये सकते। प्रश्न था। जी दूसरा ये प्रश्न था कि ये सब सारे पॉइंट्स है, ये थ्योरी है, जब लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि 10 चीजें सामने आती है जैसे आपने कहा निरीक्षण करते वक्त। तो ऐसी कोई संस्था है जहाँ हम ऑनररी जा सकते हैं और 2 घंटा हमारा वक्त दे सकते हैं ताकि हम ज्यादा थोड़ा समझ सके। और अगर समझे क्योंकि अभी फ्री टाइम है थोड़ा तो हम 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं और थोड़ा बैठे तो ज्यादा समझ में भी आए। और जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं, कैसे हम, तो वो लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। तीसरा ये प्रश्न था कि ये तो बेसिक यिंग यांग और आप जो समझाते हैं बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ हम पढ़ सकते हैं अपने आप दूसरा कुछ जो बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सके, कोई ऐसे डिटेलिंग जो हम थोड़ा
और भी ज्यादा समझ सके, क्योंकि ये तो काफी अच्छा ही है, लेकिन अगर कुछ बेसिक हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ सके या ऐसी बुक्स रेफरेंस कर सके तो वो थोड़ा बेटर हो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस ये 3 क्वेश्चन थे। ओके। ये आपने ये बताया नहीं कि आपने पहले कुछ सीखा हुआ है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर या कुछ? इसकी नहीं, जानकारी कुछ देंगे भी तो मैं नहीं आपको सीखा बता है। पाऊंगा। कुछ भी नहीं सीखा है। ब्लैंक स्लेट है, आप जो लिखवाएंगे वो हम लिख लेंगे। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, एंड अच्छी बात है। नीड आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पूछा आपने। एक तो पूछा आपने कि अपने परिवार के लोगों को कोई ऐसा पॉइंट है जो लगा सकें हम लोग, है ना? तो उसके लिए आप जो है किडनी एसेंस के पॉइंट को हर एक लोग लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ना भी हो, तो ये आपकी पूरी बॉडी में आपका बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, चाहे वो बोन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे सर आपके जी, 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 सर। सर जी, सर। 10 नीडल फॉर्मूला कब बता दो। जी, जी, जी। ठीक, ठीक है सर। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जिसका यूज कर सकते हैं। तो किडनी एसेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 नीडल फार्मूला जब आपको इन्होंने कुछ सीखा नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा इनको सर। तो अभी जैसे जैसे क्लास में आप एंटर करेंगे, 10 दिन 15 दिन क्लास चलने दीजिए। उसके बाद फिर आपको जो भी आपको जानना होगा, जो भी समझना होगा, उस हिसाब से कुछ पॉइंट हम बता देंगे आपको जो कि आप लगा सकें। ऐसे आप ओके किडनी सर। एसेंस के पॉइंट आप लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किडनी एसेंस आपने जी, कहा सर? जी, 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 जी। ओके। ठीक है। और बुक के बारे में जो आपने पूछा, तो ऐसी कई सारी बुकें हैं जिसमें आपको मटेरियल काफ़ी सारा मिल जाता है। टिटाइज 1 है, टिटाइज 2 है, टिटाइज 7 है, टिटाइज 6 है। तो सर की कोई ऐसी बुक ही नहीं है जिसमें मटेरियल नहीं है। हर एक बुक में आपको इन यांग और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भरे पड़े हुए हैं। सर अलका बेन ने और दोनों ने मंगवा के रखी है टिटाइज 1। हाँ, तो अगर किसी को चाहिए तो वहां से मंगवा ले वो। बिल्कुल, सर बिल्कुल। ट्रिटाइस 1 मैंने जस्ट लास्ट वीक जागृति बेन से मैं सेंटर पे मिली थी, तो जी। उनसे मैंने ली है। जी, जी, जी। अच्छी बात है, आपके पास टिटाइज 1 है। तो अभी जैसे-जैसे क्लास में आप एंटर करेंगे ना, थोड़ा धैर्य रखिए चूँकि आप अभी नए हैं। तो थोड़ा एंटर करेंगे, जब प्रवेश करेंगे तो आपको ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि प्यास तो हमने जगा दिया है आप लोगों के अंदर। तो पानी तो अब ढूँढेंगे ढूँढेंगे, और पानी ढूँढेंगे तो फिर उसके लिए सर ने बहुत सारा जल, तालाब, समुद्र इकट्ठा कर रखा है। तो बस धीरे-धीरे करके उसमें एंटर कीजिए तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा आप लोगों जी सर। को। ठीक है मैडम? निरंजन भैया, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी, जी, बिल्कुल बोल सकते हैं मैडम। हाँ, आप सभी को बोलिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं ना उसका प्रैक्टिकल खुद करें। थोड़ा सा अपने से भी ट्राई करेंगे ना तो उनको रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे। देखिए, हम तो ये चीज़ें बता सकते हैं, जो नए लोग हैं वो तो प्रैक्टिकल अभी उतना नहीं कर पाएँगे, लेकिन जो वो पुराने नहीं कर लोग हैं, पाएंगे, पर पुराने जो है वो तो कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ, वो लोग डायग्नोसिस अपने से कर सकते हैं तो वो करे, और उसका बिल्कुल, रिजल्ट मिलेगा तो उनको और उत्साह बढ़ेगा कि भाई हाँ मैंने ये किया तो उनको इसका फायदा हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आगे आगे वो कड़ी अपने से मिलती जाएगी, है बिल्कुल, ना। देखिए अभी तो हमने ये आज का क्लास इसलिए ही रखा, ताकि लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ बात करना चाहते हैं रूबरू होके, तो इसीलिए हमने आज का सेशन रखा, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हो सकता है कि पढ़ने में समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उससे रिलेटेड चीजें अगर हों तो वो भी बोल सकते हैं। और जो लोग सुझाव दे रहे हैं उनके भी सुझाव का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि एच एल पटेल सर ने बोला कि किन्हीं को अगर बुक चाहिए होगा तो बुक आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे अलका मैडम से आप संपर्क कर लीजिए या जागृति मैडम से संपर्क कर लीजिए। तो जो भी बुक है जिसको आपको पढ़ने से ये डायग्नोसिस वगैरह समझ में आए आपको, वो आपको बता देंगे कि ये बुक ले लीजिए और उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और जहाँ तक सर रही जो पुराने लोग हैं, एक मिनट मैडम, तो जो पुराने लोग हैं और इन यांग के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए हम यही बोलेंगे कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल मत होइए। आप क्या कीजिए, कोई रोगी आया तो जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसे हम लोग भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, इमोशंस, टेस्ट, कलर, ये सारे पैरामीटर्स क्यों बनाए हैं? अगर इसका ज़रूरत नहीं होता तो ये पैरामीटर्स क्यों बनाए जाते? यानी ज़रूरी है ये। तो वो सारा का सारा फॉर्मेलिटीज आप लोग पूरा कीजिए। जो भी पेशेंट हो आपके, उनसे ये सारा चीज़ पूछिए। पूछने के बाद उसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद
फिर आप किसी न किसी ऑर्गन, किसी न किसी एलिमेंट की ओर वो इशारा करेगा आपको। यानी रोगी अपनी बातों से ही बता देता है कि किस एलिमेंट में इनका गड़बड़ है, किस ऑर्गन में गड़बड़ी है। फिर आपको जहाँ पे शंका लगे, आप जीभ देखिए, आप उनकी जीभ को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, उनके हाव भाव को देखेंगे। उसके बाद फिर उस एलिमेंट से रिलेटेड उस ऑर्गन पे जाइए। ऑर्गन पे जाके उनके सिम्टम को मैच कीजिए। पूरा का पूरा सिम्टम तो किसी का मिलता नहीं, तो उसमें से कैचिंग सिम्टम जो लगे कि ये महत्वपूर्ण है, उसको पकड़ लीजिए और उसको पकड़ के आप ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग गलती करते हैं कि बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। डर लगता है कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मन में शंका बनी हुई रहती है। लेकिन आप अगर बढ़िया से होमवर्क करके अगर काम करेंगे तो कोई शंका नहीं रहेगा, आप लोगों को मिलेगा उसका रिजल्ट। तो चलिए नेक्स्ट में हम अंकिता देसाई जी को आमंत्रित करते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते अंकिता जी। मुझे ये क्वेश्चन था कि यीन और यांग का जो आपने कल बताया कि आप नॉर्मल लाइफ में भी आप का पार्ट करके समझ सकते हैं, तो वो 2-4 एग्जांपल देके बताया कि क्या कैसे कर सकते हैं। देखिए ये तो हर जगह दिखेगा आपको। आपको ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग एक चीज जानते हैं, घर में भी बोलते हैं कि जैसे बोलते थे ना कि जो जीवन भर आप करते हैं अंत समय में वही चीजें आपको याद आती हैं। तो अगर इस इन यांग को हर एक जगह अपने दिनचर्या में उसको अगर सेट कर लें तो हर जगह इन यांग मिलेगा आपको। जैसे परिवार में ही देखें तो परिवार में भी दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कोई इन टाइप का होता है, कोई यांग टाइप का होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का है, इसका मतलब वो यांग है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हमने बहुत सारा उदाहरण आपको पिछली कक्षाओं में भी दिया आपको कि बहुत व्यक्ति है, कोई आपके घर में ही कोई बच्चे हैं और देखिए एक बच्चा है कि बिल्कुल शांत शांत रहेगा, कमरे में बिल्कुल किसी से बात कम, बहुत कम लोगों से बातचीत करता है, बहुत कम लोगों से अटैच होता है। लेकिन जो यांग बच्चे होते हैं देखिए वो फटाफट अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो उधम मचाते हैं, है ना। हर एक चीज में आपको मिल जाएगा इन यांग। कोई बड़ा एज में है, कोई एज में छोटा है, तो जो बड़ा एज में है एज के आधार पे जो बड़ा है वो यांग हो गया, जो छोटा है वो इन हो गया। ज्ञान के आधार पे हर एक चीज में आप बांट सकते हैं इन यांग, है ना। तो उसको देखने का नजरिया आपको होना चाहिए, चलने का, खाने का, काम करने का, बोलने का। तो ये सब जगह आपको इन और यांग मिलेगा। तो बहुत सी चीजें उनमें यीन होती है और कुछ चीजें यांग होती है, तो उसमें ऐसे नंबर वेरीज करते हैं। जैसे उनमें हमको यांग के पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं, यांग के सिम्टम्स, तो हम ये मानेंगे कि वो यांग कॉन्स्टिट्यूएंट वाला है। देखिए ये चीजें तो आपको वो डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि प्राइमरी कारण कहाँ पे है। जो मैनिफेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट पे आपको नहीं जाना है कि मैनिफेस्ट क्या हो रहा है। हो सकता है कि जो मैनिफेस्ट हो रहा है कारण वही हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार कारण वही होगा। हो सकता है इन भी गड़बड़ हो जिसकी वजह से यांग आपके पास मैनिफेस्ट होके डोमिनेंट होके बता रहा है कि हम हैं। तो सर एक एग्जांपल ले सकते हैं जी। जैसे सर मुझे हेडेक होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जैसे कंटिन्यूस रहता ही है। थोड़ा सा भी धूप से एक्सपोजर होता है तो हेडेक होता है, बट दैट इज नॉट माइग्रेन हेडेक। जैसे मैं खांसी भी खाऊंगी ना तो भी मुझे हेडेक हो रहा है। तो मैं ऐसे सोचूंगी पहले अगर मैं डायग्नोस करने जाऊं तो पहले ये इन है या यांग है। अगर मुझे ये सोचना है तो लाइक मैं कैसे डायग्नोस करूंगी? वो बार बार हो रहा है और एक्यूट। अब हम बता रहे हैं आपको कि जैसे आपको ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपकी स्टार्ट कब से हुई, आप इस चीज को देखिए। और जब स्टार्ट हुई तो कैसे स्टार्ट हुई। तो ऐसे कंडीशन में अगर हेडेक हो रहा है, हेडेक ज्यादातर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर जो ऑर्गन माना जाता है या तो लीवर या तो गॉल ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे ऑर्गन हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ सर। तो आप सिम्टम मिलाइए, उसके लिए टंग देखिए, वो सारी चीजें आपको इंडिकेट कर देंगे। अगर इन यांग में अगर ये चीजें आप कर ले रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट गड़बड़ है, तो फिर आप एलिमेंट पे जाके ऑर्गन को चूज कीजिए। ऑर्गन चूज कर लिया, बिकॉज ऑर्गन को चूज करने के बाद फिर टंग से वेरीफाई कीजिए उसको। टंग से वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है चीजें, टंग आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये हो सकता है। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टंग अगर आपने ऑर्गन चूज कर लिया कि आपका इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो फिर टंग आपको कंफर्म कर देगा 100%। अच्छा।
और सर बहुत बार ऐसा होता है कि टंग में जैसे वो जो लिवर ब्लड स्टेटस वाले जैसे टंग के ऊपर धब्बे दिख रहे हैं बट बॉडी में उसके कोई सिम्टम नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे तब टंग के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर जो सिम्टम्स उसके ऊपर मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो ही करेंगे? देखिए टंग पे जो धब्बे होते हैं अब किस क्षेत्र में हो रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। लिवर गॉल ब्लैडर एरिया में से। लीवर गॉल ब्लैडर एरिया में, तो उसके बाद आप लीवर से रिलेटेड सिम्टम को जोड़िए। देखिए लीवर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। अगर अकॉर्डिंग टू टीसीएम की बात करें तो लीवर की स्टेग्नेशन होता है, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है ना, लीवर ब्लड स्टेसिस होता है, लीवर यांग राइजिंग होता है, लीवर इनडेफिशिएंसी होता है, लीवर अन्य ऑर्गन पे अटैक करता है, तो उसके बहुत सारे पैटर्न हैं। तो आप उससे मैच कीजिए ना, उसमें सिम्टम में देखिए कि कौन सा पैटर्न आपसे साथ मैच कर रहा है, तो वो आपको मदद कर देगा। और काले धब्बे हो रहे हैं तो या पिंकिश या फिर बैगनी कलर के हैं तो ये तो इशारा करते हैं ब्लड स्टेसिस की ओर। और ब्लड स्टेसिस का जो पेन होता है ज़्यादातर वो सीवियर होता है, अनबियरेबल होता है। तो देखिए अनबियरेबल पेन है, कंटिन्यू बना हुआ है, एक ही जगह पे हो रहा है, तो आप ब्लड स्टेसिस, लीवर ब्लड स्टेसिस के पॉइंट को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पूरे हेड में बन रहा हो पेन तो भी वो ब्लड स्टेटिस का हो सकता है, पूरे हेड में रहता है? स्थिर अगर पेन है, टंग अगर वेरीफाई कर रहा है तो आप उसके सिम्टम को मिलाइए, जो ब्लड स्टेसिस का चैप्टर है उसमें आप जाइए और उसके सिम्टम से मैच कीजिए अपने सिम्टम को। बट टंग वेरीफाई नहीं कर रहा है सर। नहीं तो फिर आप में कमी है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप अपना पूरा रिपोर्ट जो भी चीजें हो आप हमें भेजिए, फिर हम देखते हैं। ओके सर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में अभी मृदुला मैडम जी थी, अभी वो ऑन कर लीजिए, आप अपने आप को ऑन कर लीजिए मैडम जी। हाँ जी सर, हमारे किडनी फंक्शन 41% है जी, तो वो बढ़ सकता है क्या सर? बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन हम अभी चाहेंगे कि हम लोग अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अभी इसमें ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपको समय मिले तो हमें पर्सनल बता दीजिए तो हम उस पर देखेंगे। अभी क्लास से रिलेटेड बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, सबको वो चीज़ें मिल पाएंगी। नहीं बढ़ तो सकते, बढ़ तो सकता है क्या सर? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है सर। जी जी। तो फिर आपसे कैसे कांटेक्ट करूं सर? आप मेरा नंबर तो होगा, तो अपना रिपोर्ट और जो भी चीज़ें हैं आप ग्रुप में हमारा मैसेज देखा होगा आपने, एडमिन में है, या फिर हम अपना नाम डाल देंगे तो हाँ जी। अच्छा ओके ओके सर। और क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आया अभी तक में? नहीं सर वो तो फिर ठीक है। अब तो किसी का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट में इसके बाद आशालता मैडम जी आप ऑन कर लीजिए अपना। सर मैं ऐसा बोल रही थी जी, कि एक आध लाइव केसेस आप ऑन स्क्रीन बताएं, कोई डिफिकल्ट मरीज आया हो आपके पास और वो रिकॉर्ड कर लिया हो, ऐसा कुछ आप बताएं तो थोड़ा सा हमको अंदाज हो जाएगा। देखिए ऐसा मेरा एक सजेशन था। हाँ देखिए हम वो तो कर देंगे, लेकिन आपके समझ में फिर भी नहीं आएगा, इसीलिए कि मरीज जो होते हैं उसके रोग एक ही रोग, जैसे अगर किसी को घुटना दर्द भी है ना तो उसके घुटने दर्द का कई प्रॉब्लम हो सकता है, कई रोग, कई चीजें कारण बस हो सकती हैं उसका। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको लाभ ना मिले, तो आपको आपने उसको कैसे डायग्नोस किया है क्या, वो हमको अगर डिटेल में, जैसे कि ये मरीज आया तो उसके और क्या क्या सिम्टम्स थे, तो मेन हमको तो डायग्नोस में नी पेन वाले पेशेंट बहुत आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की इच्छा है तो ये हम जरूर रखेंगे। आप लोगों की अगर ये इच्छा है तो हम जरूर रखेंगे, लेकिन हम फिर आप लोगों से बार बार यही बोलेंगे कि आप लोग थ्योरी पे और खुद पे विश्वास करना सीखिए। हम बता देंगे लेकिन आपका ध्यान वही रहेगा, अगर उस तरह का पेशेंट आपके पास दिखा तो आप गलती करेंगे वहां पे कि वही पॉइंट डालने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आपको मतलब सफलता ना मिले। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आपको एक रास्ता दिखे कि इस तरह का पेशेंट है और सर ने ये चयन किया, इस तरह से देखा, ट्रीटमेंट किया। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले या फिर जब भी संभव हो तो वो लाइव सेशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है मैडम, करेंगे करेंगे। और सर किसी का अगर पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं, उसको डायग्नोस कैसे करना है मैडम वो आप एक चीज आपको बोलना चाहेंगे हम, क्योंकि जिनका हैंड रेज है तो आप बार बार मतलब ऐसा मत कीजिए, या फिर आप हैंड रेज करके फिर से वापस आ जाइए तो आपका क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, जिन्होंने क्वेश्चन किया वो तो साइड हो जाते हैं और आप बीच में आ जा रहे हैं, तो
क्षमा चाहेंगे आपसे, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और नेक्स्ट को भी आने दीजिए, और फिर आपको अगर और भी कुछ सवाल हो तो हम आपको मौका दे देंगे आपको। ठीक है, आप हैंड रेज कर लीजिएगा तो आपकी बात को हम सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, एक परिवार के रूप में है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। आशालता मैडम, आपका सवाल पूरा हुआ, आपका बात हमने रखा है और हम उसको हाँ कोशिश जी। करेंगे आप लोगों के सामने लाइव केस लाने का। जैसे आप कोई करते हैं केस तो जी उसका जी आप वीडियो बना लीजिए, वो वीडियो बता दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पेशेंट को आप लाइए, कोई बात पर नहीं, वीडियो बना लेंगे, या फिर आप में ही से कुछ लोग हैं, कुछ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हाँ हैं वो हम जिनको भी हमने मॉडल ट्रीटमेंट हो दिया, सकते हैं। हाँ जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया उनको लाभ है, तो हो सकता है वो ही अपनी चीजें बता दें, तो अच्छा नहीं होगा? हाँ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो करेंगे, उनकी सहमति से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम मैडम। नेक्स्ट में अब योगाचार्य शुभम जी हैं, आप ऑन कर लीजिए। ओम जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि टंग डायग्नोस्टिक का भी रहेगा क्या प्रोग्राम? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है सर, आप थोड़ा सा अच्छे से बोलिए तो, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है? टंग डायग्नोसिस भी रहेगा क्या इस सेशन के अंतर्गत? नहीं सर, टिटाइज 1 की बात हम लोगों ने किया है, टंग डायग्नोसिस तो अपने आप में एक चैप्टर है और एक डायग्नोसिस का पार्ट है, तो इसमें तो थोड़ा सा बताएंगे टंग के बारे में, ऐसा नहीं है, टंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर देंगे हम आप लोगों को। तो अगर टंग डायग्नोसिस सीखना है हमें, तो या तो आपकी कोई क्लासेस या कैसे क्या अभी सीख तो ये पाएंगे? क्लास चलने दीजिए सर, उसके बाद जरूर हम इस चीज को रखेंगे, टंग डायग्नोसिस भी रखेंगे, और जी बहुत सारी ऐसी डायग्नोसिस है जो भी वो भी हम आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी बुक को पढ़ने से हम लोगों की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे भी हम लोग रखेंगे जो कि इजी हो आप लोगों के लिए, ट्रीटमेंट आसान हो। जी 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 बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे इस मैंने चीज का। सर दूसरा प्रश्न है, एक्यूप्रेशर से डिप्लोमा किया है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ को देखा जाता है, एलोपैथी में बैक्टीरिया, लेकिन एक्यूप्रेशर में पेशेंट पूछता है कि एक्यूप्रेशर में आप क्या का मतलब इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीका है? हम बोलते हैं कि ये एनर्जी के सिद्धांत पे वर्क करता है। जी आपका लोअर बैक पेन हो रहा है या सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो जी वो किस आधार पे, अब हम जैसे लोअर बैक पेन है तो अंगूठे के नीचे वो नेल के नीचे पेन करेगा और फिंगर में वो वहाँ नेल के नीचे पेन करेगा, तो वो किस आधार पे ट्रीटमेंट होता है उसका? मतलब हम आपकी आपकी पेशेंट बात को को हम समझ नहीं पाए, अभी आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आयुर्वेद का कोई डॉक्टर है तो वो वात पित्त और कफ इन तीनों चीज पे डायग्नोस करता है पेशेंट की। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन को हम समझ गए सर, आप ये कहना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर में जो उपचार करते हैं उसका माध्यम क्या है हम लोगों के पास? जी जी तो हम लोग एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं सर, बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी ट्रीटमेंट। हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर हम एकदम क्लियर करते हैं कि जैसे लोअर बैक पेन है, अब लोअर बैक पेन में अगर हमारा अगर सुजोग में हम देखें तो एक तो हमारा हथेली के जस्ट पीछे है करस्पॉन्डेंस है, जी बताइए। correspondence, जी, और दूसरा अगर मिनी में अगर हम जाए तो अंगूठे में नेल के नीचे वाला जो करस्पॉन्डेंस है वहां पे होता है, तो हम यहाँ प्रेस करते हैं तो यहाँ दर्द होता है अगर बैक पेन है, तो उसका यहाँ प्रेस करने से वो चीजें कैसे ठीक होती है, मतलब हाँ, एनर्जी? ये चीजें आपको बताते हैं कि देखिए, ये चीजें जो करते हैं, इससे पहले जो टीसीएम का यूज होता था चाइना में या जहां भी यूज होता था, तो वहां पे ट्रीटमेंट का जो आधार था वो पूरी बॉडी था, बॉडी पे ही लोग ट्रीटमेंट करते थे पहले। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कोरिया के जो एक प्रोफेसर डॉक्टर पार्क जेबू थे, उन्होंने देखा कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा जटिल है, मान के चलिए पुरुषों का ट्रीटमेंट तो आराम से हो सकता है, लेकिन फीमेल का ट्रीटमेंट करना हो तो बहुत कठिन होता था, तो उनको लगा कुछ ऐसा चीज सुलभ हो जाए। तो कहते हैं ना कि किसी किसी के पास कुछ विशेष दृष्टि होती है, लोग तो सभी एक ही जैसे होते हैं, सभी के पास दो आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, हाथ होता है, पैर होता है, सबके पास, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ऊपर वाले ने कुछ विशेष चीज दिया हुआ होता है, तो उनको वो विशेष चीजें दी हुई थी, उन्होंने देखा क्या कि देखा कि जो हमारा शरीर है वो ब्रह्मांड से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं 5 एलिमेंट की, कि 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है।
तो उनको लगा कि जब ये एलिमेंट और ब्रह्मांड और हमारा शरीर बिल्कुल मिलता जुलता है, हम इसी से बने हुए हैं, तो उनको लगा कि जो अपनी हाथ की जो हथेली है ये भी हमारे बॉडी के जैसा ही है। तो ये जो सिद्धांत है ट्रीटमेंट का, इसका सिद्धांत जो आप पूछना चाह रहे हैं, ये है तुल्यता का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, यानी इस बॉडी की तुलना अपने हाथ की हथेलियों से करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों के बॉडी में मेजर जो एक्सटेंशन है हाथ पैर और ये अपना ट्रंक को छोड़ दें तो ये गर्दन और गला सर वाला पार्ट है। तो अपने हाथ में भी देखिए, आपके 4 एक्सटेंशन की बात करें तो 2 बीच में पैर, दोनों साइड के हाथ हैं, और ये अंगूठे को देखें तो हमेशा हाथ में ऐसे जब करेंगे तो अंगूठा हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। तो इसको अगर यहाँ ऊपर मेजर कर लें, इसको यहाँ समझ लें, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो 5 एक्सटेंशन दिख रहे हैं, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर, वो हमारे हाथ में भी है। फिर हम लोग इसको और भी करते हैं, मिलाते हैं, क्योंकि एक चीज के मिलने से हम लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बॉडी है, तो हम लोग और मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद देखते हैं कि हमारे बॉडी में 3 जॉइंट हैं, तो देखते हैं उंगलियों में भी, जिनको हमने हाथ बोला, इसमें भी 3 जॉइंट्स हैं। तो ये करस्पॉन्डेंस है, उसके आधार पे फिर हम लोग जाके इसको बताते हैं कि इस तरह से हमारा शरीर है ना, और फिर हम समझा सकते हैं उसको। लेकिन पेशेंट को आप इतना समझाएंगे, पेशेंट के समझ में नहीं आएगा। पेशेंट को आप समझाएंगे कि यहाँ हाथ है, यहाँ पैर है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया मिनी में, या फिर आपने करस्पॉन्डेंस में सर्वाइकल का यहाँ ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट को आराम मिल गया, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में है पारस खोखानी सर, आप ऑन कर लीजिए सर अपना। गुड इवनिंग सर, कैसे सर? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। ओके सर, आपने यिन यांग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरे 1-2 क्वेश्चन थे, अगर कुछ आप एग्जांपल देके बता पाए, जैसे कि आपने डेफिशिएंसी के बारे में बताया था, सिकिंग के बारे में, कॉलप्स के बारे में बताया था। सर 1 मिनट आप थोड़ा स्लो बोलिए ताकि और लोग भी सुन पाए, क्योंकि हम जब जवाब देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पूछा और हमने जवाब क्या दिया। किसी का माइक ऑन है, अगर वो ऑफ हो जाएगा तो वॉइस क्लियर आएगा। नवीन जी थोड़ा देर के लिए, हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, तो सर मेरा ये कहना है कि आपने यिन और यांग के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें लास्ट 1 वीक से बता रहे हो, और बहुत सारी चीजें हमने समझी, सुनी और पता भी चली, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया हमें चीजों। और उसमें जैसे कि हम की बात करते हैं, तो की के अंदर हमारा ऐसा कि डेफिशिएंसी होता है, सिकिंग हो गया, हमारा कॉलैप्स हो गया, तो उसके बारे में कुछ 1-2 एग्जांपल देके, जो आपने 5 पॉइंट्स बताए थे ना, उसके बारे में कुछ और एग्जांपल देके बता सकते हैं तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जैसे कि यिन यांग की डेफिशिएंसी होती है, तो सिकिंग हो गया कैसे, तो वो कैसे थोड़ा डिफरेंसेस समझ सकते हैं, प्लीज सर। देखिए आपका क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, और अभी हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किया तो हम जवाब देते हैं आपको। कि जैसे आपने बोला कि की डेफिशिएंसी हो जाती है, की सिंकिंग हो जाती है ना, यही तो बोल रहे थे आप? यस सर। हाँ, तो देखिए होता क्या है ना कि अपनी बॉडी में अगर हम की को मान लें कि 100% है, ठीक है ना, तो जब 100% अगर मानते हैं इसको की को, और अगर ये इस लेवल पे है, तो आपके बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है ना। लेकिन उसमें 100% में से अगर थोड़ा सा कम हो जाए, मान के चलिए वो 80% हो जाए, 90% हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में मानते हैं की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना। फिर उससे और थोड़ा कम हो जाए तो इसके बाद मानते हैं हम लोग की सिंकिंग हो गई, यानी कि 30% और कम हो जाए, या 20% और कम हो जाए, या 30% और कम हो जाए, तो सिंकिंग के, यानी कि सिंकिंग के जो लक्षण होते हैं वो सब दिखेंगे आपको कि ये होता है। और उससे और कम हो जाए, 50 हो जाए, 50 से बिलो हो जाए, इसको मानते हैं कि की कोलैप्स कर गई, बिल्कुल कम हो गया। तो इसके सिम्टम से आपको पता चलेगा सर। और अपने बॉडी में जी, तो जब आप ऑर्गन को पढ़ेंगे, जब अगर कभी मौका मिला और डायग्नोसिस वाले पार्ट का अगर हम कराए, तो उसमें एक ऑर्गन के बारे में बताया गया है कि किस किस ऑर्गन में डेफिशिएंसी हो सकती है। थोड़ा जब आपने पूछा है तो हम बता देते हैं आपको, जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्प्लीन है ना। तो कुछ लिमिटेड ऑर्गन हैं जिसमें की डेफिशिएंसी होती है, कुछ स्पेशल ऑर्गन है जिसमें की सिंकिंग होती है, जैसे किडनी, स्प्लीन, लिमिटेड ऑर्गन है ना। उसी तरह कोलैप्स, अपनी बॉडी में 2 ही ऑर्गन है जहां कोलैप्स होता है, एक तो या तो लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स करता है, या तो हार्ट का यांग कोलैप्स करता है ना। तो इसको जब पढ़ेंगे आप कभी, जब मौका मिला, अगर डायग्नोसिस का हम नेक्स्ट में अगर ट्रेनिंग कराए आप लोगों को,
और कराएंगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अगर सिंकिंग होगा तो उसका क्या लक्षण अवेलेबल होगा, कोलैप्स होगा तो उसका क्या लक्षण होगा। ऐसे कंडीशन में रोगी को देख के, अगर किसी का कोलैप्स किया हुआ है उसको देख के आप समझ जाएंगे कि इस रोगी का जीवन कितना दिन है या कितना समय बचा हुआ है ना। तो उसकी बात अभी थोड़ा सा हम लोग इंटर कर जाएं और अंदर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग 3 या 2-3 सेमेस्टर कर चुके हैं सर आप। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें थोड़ी पता है आपको इसके बारे में, लेकिन जो लोग 1 सेमेस्टर या फिर बिल्कुल नए हैं उनको ये चीज़ समझ में अभी नहीं आएगा पूरी तरह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन कर जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को बता दें, क्लियर कर दें। ठीक है सर, ओके। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट में और अलका पांडे जी, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया था, आपने हैंड रेज किया हुआ है अभी भी? नहीं सर। ओके, जी बताइए। सर एक तो मतलब पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही हूँ मैं। जी। और करस्पॉन्डेंस कोर्स में सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को टिटाइप 7 सिलेबस में है, बट यिन यान का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो नहीं है, आपको तो पता भी होगा। और सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा, बट मुझे उसके कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में थे, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने थोड़े बहुत पेजेस उस चैप्टर के पढ़े थे। आपकी आवाज चली गई मैडम, शायद आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है। और मुझे आज जब ये 1 वीक की क्लो जी जी, अभी आ रही है आवाज। जी जी, आ रही है आवाज, बताइए। हाँ, तो वो हमने उस चैप्टर को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जस्ट ऐसी पेजेस पलटे थे, कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन 2-3 थे उसको करने के लिए। जी। और इसी वजह से आगे के चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे टिटाइप 7 के 4, 5, 6, 7 जो हमारे सिलेबस में थे, और वो मुझे नहीं समझ में आए थे, तो मुझे आज अब ये क्लास हुई तब समझ में आया कि मैंने चैप्टर जो यिन यान वाला चैप्टर था वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में नहीं था, इसलिए आगे की चीज मुझे समझ में ही नहीं आई। और मुझे मतलब बहुत वो पेपर टफ लगा था, मुझे लगा था कि मैंने अलका दीदी को भी बोला था कि मेरे इस बार ये सेकेंड सेमेस्टर में मेरा जो है इसका पीसीएम वाला चैप्टर जो पेपर है वो बहुत अच्छा, मतलब मैं जितना कोशिश किया था कि स्टेसिस हो रही है, कोलैप्स हो रहा है कि, तो वो कहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जब मैंने ये क्लास की तो मुझे वो पूरी सारी चीजें जो आगे का था वो सारा कुछ समझ में आया। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब बहुत ही इतना बड़ा मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि मुझे आगे लग रहा था कि जब मैं सेकंड सेमेस्टर नहीं में मुझे इतनी मुश्किल हुई, तो मैं थर्ड सेमेस्टर में कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो मुझे अपनी गलती समझ में आई कि जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उसको भी मुझे थोड़ा वो पेजेस को भी मैंने टिटाइप 7 में पढ़ते और पढ़ा बार बार, आपके वीडियोस भी बार बार देखे, और काफी कुछ क्लियर हुआ। थोड़ा बहुत डाउट भी है, मुझे लगता है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मुझे एक मेन ये पूछना था कि बाई चांस अगर ऐसा हो, बाई चांस टिटाइप 7 अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमें, आपकी आवाज बीच में कट गई थी मैडम, क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी अगर ऐसा हो कि हमें लगे कि यिन और यान दोनों ही मतलब में बराबर बराबर प्रॉब्लम है, हम बहुत कोशिश करने के बावजूद सारे क्वेश्चन पूछ लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हो कि यिन में ट्रीटमेंट देना है कि यान में ट्रीटमेंट देना है, हम नहीं समझ पा रहे हो आपके तो नेटवर्क की हमको किसको प्रॉब्लम, प्रायोरिटी देना चाहिए? आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैडम, किसी के पास आवाज नहीं जा रही है, आपका आधा से ज्यादा साउंड ऐसे ही गायब हो जा रहा है। तो फिर सर उनका क्वेश्चन मैं थोड़ा समझ सका, मैं बता दूं क्या बोल रहे हो? जी बताइए। हाँ सर, वो बोल रहे कि यिन और यान दोनों 50-50% लग रहे हैं,
मतलब दोनों का भी पॉसिबिलिटी हमको 50-50% लग रहा है, तो उस टाइम में किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, मतलब कौन सा कंसिडर करना चाहिए, ऐसा उनका क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि एक तो 50-50 होता नहीं है कभी भी, कि 50 उसका मिल जाए 50 इसका सिम्टम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सिम्टम मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं सिम्टम मिल सकता है कि यांग का भी लगे और आपको इन का भी लगे। तो वहाँ आपको देखिए, आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके लिए हमने पहले ही बताया कि आप एलिमेंट साइकिल का यूज करते हैं, या फिर आपके पास एक एक ऑर्गन का टीसीएम ने डायग्नोसिस बनाया है, संकेत, कि अगर किसी को बैठे बैठे सांस फूले, चलते समय सांस फूले, बैठते समय पसीना निकले, चलते समय काम थोड़ा सा किया पसीना निकल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको कैचिंग सिम्टम मिलता है। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किस एलिमेंट को देखना चाहिए, है ना? तो वहां पे जाके आपको उसके सिम्टम से मैच करना चाहिए, और जो सिम्टम आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा प्रमुख है, उसको कैचिंग सिम्टम मान के उसको पकड़ लीजिए। आप वहां पे पकड़ने के बाद फिर आप उसके बाद आप टंग देखिए, तो टंग आपको वेरीफाई कर देगा कि कहाँ ध्यान देना चाहिए, आपको इन पे ध्यान देना चाहिए कि यांग पे ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों ने पिछले वाली कक्षाओं में, आप अगर इन यांग के चैप्टर को और जो वीडियोज है उसको अगर आप बार बार देखेंगे, तो उसमें ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोगों ने दिए कि आपको कैसे समझना चाहिए इन सब चीज़ों को, कैसे अलग करें कि प्राइमरी कारण कौन सा है। क्योंकि प्राइमरी कारण तो कोई एक ही हो सकता है, या तो इन हो सकता है या तो यांग हो सकता है। तो उसको आप करते रहेंगे, बार बार चीज़ों को समझते रहेंगे, बुकों को पढ़ते रहेंगे, तब आप कर पाएंगे ऐसा, धीरे धीरे करके। एकाएक नहीं होगा। आप चाहेंगे कि मतलब 10 दिन या 1 महीना हमने पढ़ा और फिर हम अच्छे से करने लगे, नहीं, धीरे धीरे करके होगा। शुरुआत में कुछ गलतियां भी होंगी डायग्नोसिस में, तो फिर वही आपको सिखाएगा भी कि आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, अगर यांग के जगह इन का चयन किया होता तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता, जल्दी ठीक हो जाते लोग, है ना? तो ये धीरे धीरे आपसे होगा, एकाएक नहीं होगा। क्योंकि पकड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं, उस साधन का यूज करना पड़ेगा। हम बोले थे ना कि हम लोग पुलिस की तरह हैं, और चोर को आपको पकड़ना है तो कब जासूस लगाना है आपको, और कब क्या करना है, कब कौन सी चीजें का यूज करना है आपको पकड़ने के लिए, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। उस मेथड का यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर उस मेथड का एप्लीकेशन आप अच्छे से कर लिए तो पकड़ में आ जाएगा, कहीं भाग नहीं पाएगा। ठीक है, और आपके कुछ और सवाल हो तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि अब लगभग सभी लोगों के सवाल हो गए हैं पूरे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, मैं सॉरी मतलब क्षमा चाहता हूँ, एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन था मेरा जी। हेमराज बोल रहा हूँ, किसी में हेमराज सुनैर मुंबई से जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर, कभी कभी सपोज ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोसिस करने में हम लोग थोड़ा फेल हो रहे हैं कि आप पता नहीं कर पा रहे, तो फॉर एग्जांपल हमने मेथी दाना पूरा हाथ के पूरे जगह उंगलियों पे लगा दिए हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्या, यदि हम लोग डायग्नोसिस प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं और मेथी दाना सब हाथ पे लगा दिया पांचों फोटो को पांचों उंगली के ऊपर, तो हाँ, ये वो रिस्की हो सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। और देखिए, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इन यांग में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप मेथी दाने का यूज कर सकते हैं। अगर यांग पे भी लगाएंगे तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, इनके भी पॉइंट पे लगाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। अगर फायदा होगा तो वो कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा आपको। तो सीड्स का यूज तो कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, वो तो समझ आपका सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पांचों की पांचों उंगलियों के ऊपर हमने मेथी दाना लगा दिया। सपोज अभी कैंसर की केस थी, जैसे मैंने आपको बताया, भाभी की जगह केस बताया, तो मैंने पांचों उंगली पर उनको हमेशा मेथी दाना लगा था 10-15 दिन, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता था। पांचों उंगलियों पे किस चीज के लिए लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे आप? पूरे मतलब सब जो वात पित्त कफ तीनों के ऊपर, या आजू बाजू में देखिए सर, सब जगह। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो एनर्जी सिस्टम पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो बिना कारण का एनर्जी को हम क्यों छेड़ें? अगर आपको लगता है कि कारण अगर एक उंगली पे लगाने से अगर हो जाए, तो हम चारों उंगलियों को क्यों मतलब तकलीफ दें, है ना? एनर्जी सिस्टम का यूज कर रहे हैं ना आप। हाँ, आपको अगर लगता है कि इन चारों पे देने से हमें अगर लाभ हो और ये उस बीमारी से जुड़ा हुआ कारण है, तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं सर, कारण सपोज हम पता नहीं कर पाए तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कारण नहीं, सपोज तो पता नहीं वैसे कर पाए। सर बिना कारण पता किए कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, आप ये बताइए हमें। कारण तो समझना पड़ेगा ना सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कारण नहीं समझेंगे तो फिर आप एक सामान्य व्यक्ति और आप में अंतर क्या है? नहीं, अभी जैसे कैंसर
कैंसर की चीज में सर हमने आप सोचिए सर, आप कैंसर जैसी बीमारी का नाम ले रहे हैं, इतनी घातक बीमारी है, आप उसमें मेथी दाना लगाएंगे तो हो सकता है स्लाइटली कुछ सिम्टम में आपको कुछ अंतर महसूस हो सकता है, लेकिन बीमारी ठीक हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। वहां तो एनर्जी को समझना पड़ेगा ना सर कि कैंसर कहाँ का है। ब्लड का कैंसर है, किसी ऑर्गन का कैंसर है ना? तो अगर किसी ऑर्गन का है तो कोई ऑर्गन जिस ऑर्गन में है वो किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, है ना? अब उस एलिमेंट से रिलेटेड उस ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम बताए हैं टीसीएम में, कि अगर लीवर है तो लीवर में कितने प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है इन यांग से रिलेटेड, की से रिलेटेड। तो आप वहां पे जाके उसके सिम्टम को मैच कीजिए, मैच करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, उनका लिम्फेटिक सिस्टम का था। हाँ, जिस भी सिस्टम का था आपको। आपने अगर कितने सेमेस्टर अभी आपने किए हैं ये बताइए? फर्स्ट सेमेस्टर क्या सर? फर्स्ट सेमेस्टर किए। तो आपको, आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के लिए भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन को ट्रीट कीजिए आप। उस ऑर्गन को ट्रीट करेंगे तो हो सकता है जरूर लाभ मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप प्रोटोकॉल लगाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? हमें लगता है कि यस सर। जी बताइए अंकिता जी। सर यीन और यांग में ये जो रिलेटेड एलिमेंट है उसमें वुड और मेटल क्या है? वुड और मेटल क्या है? हाँ। देखिए दोनों तो एलिमेंट है, जिसका नाम आप ले रहे हैं वुड भी। वुड किससे रिलेटेड है? अच्छा ठीक है, जो वुड एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो आपका लीवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। नहीं नहीं नहीं, जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 4 है ना जी। हमने तो यही पढ़ा है। अच्छा, तो ये अच्छा, वुड मतलब और मेटल पढ़ा नहीं। आप एलिमेंट से जोड़ रहे हैं। देखिए जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे चाइनीज विद्वानों ने इसको आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी नहीं बोला। जैसे आग को तो आग बोल दिया, पृथ्वी को पृथ्वी मान लिया, पानी को पानी मान लिया, लेकिन आप देखेंगे जो मेटल है तो मेटल को मेटल ही माना उन्होंने आकाश नहीं बोला उसे। और वुड को उन्होंने विंड नहीं बोला कि हवा नहीं है, ये उन्होंने वुड माना। क्योंकि इसलिए वुड माना क्योंकि उन्होंने ये समझा कि जो वुड को हम लोग, जो विंड को हम लोग समझते हैं वुड से समझते हैं। जब हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि विंड है ना? तो उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने जिस चीज में माना उसी के ऊपर हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड ऑर्गन है, उससे रिलेटेड सिम्टम है अवेलेबल। तो वुड को हम वायु मान सकते हैं? मना वो उसका एनर्जी तो वायु ही है, विंड एनर्जी है उसकी। तो वो वुड, विंड को वुड बोलते हैं चाइनीज में, ऐसा कुछ है? नहीं, वुड मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी, हाँ। पेड़ की और बात करते हैं। मेटल है। तो आप देखते हैं ना, पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो आपको क्या आभास होता है कि हवा चल रही है ना? हाँ हाँ। तो उन्होंने माना कि जो वुड की एनर्जी है वो विंड है, तो आप उसको मान सकते हैं कि वायु है। ठीक है। हाँ। ओके। एंड मेटल? मेटल को उन्होंने माना कि उन्होंने आकाश नहीं बोला कि मेटल को आकाश, लेकिन आप अगर अपने, हम तो ये नहीं बोलेंगे आपको कि ये आकाश है, लेकिन अपने अगर समझ से आप समझ सकते हैं तो आप समझिए ये आकाश है। ओके सर, थैंक यू सर। और जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो मेटल में जो ऑर्गन है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको आकाश तत्व में ही रखा गया है ना? तो हालांकि उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं जब 5 ही तत्व हैं, उन्होंने नाम अलग भले ही कर दिए है ना, लेकिन ये हम लोग इसको इस रूप में समझते हैं, हम लोग मेटल ही कहेंगे उसको। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। हमें लगता है कि आज का सवाल सर। जी जी जी, अवनी जी बताइए। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। टॉनिफिकेशन और सिडेशन में मुझे नहीं पता चलता। क्या पता नहीं चलता टॉनिफिकेशन सिडेशन में आपको? टॉनिफिकेशन का मतलब क्या और सिडेशन का मतलब क्या? देखिए जो हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं, उस मैग्नेट की 2 पोलैरिटी होती है। जैसे हम लोग इन यांग का बताया ना कि इन की पोलैरिटी अलग होती है, यांग की अलग पोलैरिटी होती है, 2 पोलैरिटी होती है। तो मैग्नेट जो होते हैं हमारे, मैग्नेट से ही टोन सिलेक्ट करते हैं आप ना? हाँ हाँ, तो येलो और व्हाइट वाला। हाँ, तो मैग्नेट में देखिए वन साइड आप देखेंगे तो व्हाइट रहेगा, और अदर साइड देखेंगे तो येलो मिलेगा आपको, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर हमने मैग्नेट को मान के चलिए अपने फिंगर पे पुट किया किसी जगह पे,
और पुट करने के बाद अगर हमें बाहर से लगने के बाद मैग्नेट अगर हम बाहर से मैनिफेस्ट अगर उसको देख पा रहे हैं कि अगर वो वाइट है, इसका मतलब हम टोनिफिकेशन कर रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ओके और अगर हमने मैग्नेट पुट किया और उसका येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है बाहर, ठीक है ना, तो इसका मतलब हाँ है उस पॉइंट की एनर्जी को हम कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिडेशन। और जो व्हाइट वाला ओके लगा उसको बोलते हैं टोनिफिकेशन। ओके आपके बॉडी में क्या टच कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैग्नेट लगने के बाद दिख कौन सा रहा है, येलो वाला पार्ट दिख रहा है या व्हाइट ओके वाला पार्ट दिख रहा है। ओके ओके क्लियर है? टोनिफिकेशन का मतलब व्हाइट वाला ऊपर दिखे। जी 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 जी। ओके ओके और कोई सवाल? सर ड्रीटाइज 1 की बुक तो मैंने खरीद ली है नीता बेन से, जी लेकिन दूसरी और कोई बुक है जो आसान तरीका हो इससे भी? बहुत सारी बुकें हैं। अभी आप पहली बार सीख रही हैं इसको या आपने पहले कोई कोर्स किया हुआ है? सुजो का बेसिक कोर्स सीड और कलर थेरापी वाला। तो कई सारी बुकें हैं, आप जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए इसमें, अब बाकी अलका मैडम या जागृति मिस्त्री मैडम से आप संपर्क कर लीजिएगा, तो ओके वो आपको ओके सुझाव दे देंगी कौन कौन सी बुकें आपको चाहिए, जो कि आपका बेसिक्स और भी क्लियर हो, और आप उसको पढ़िए। अच्छी बात है, आप सीखेंगे, ओके उसमें आगे बढ़ाएंगे कदम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। हेलो समंता छलेसा जी, जी बोलिए। सर, जैसे यिन जो है वो राइट है, यांग जो है वो लेफ्ट है, तो जैसे कोई यांग डिजीज होती है, एक्यूट डिजीज होती है, तो हमको उसका ट्रीटमेंट ओनली लेफ्ट हैंड पे करना चाहिए या बोथ हैंड पे करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक आपको बताया गया तरीका कि किस प्रकार से इन और यांग को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ओके इसमें इसमें आप ये मत समझिए कि उसको हम लेफ्ट और राइट से जोड़ें, ठीक है ना। तो हमें बहुत जी जी, बहुत सारे आपको उदाहरण दिए गए इसमें, है ना, कि किस प्रकार से आप चीज़ों को समझें। लेफ्ट राइट का इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप रोग को समझें कि जैसे मान के चलिए रोग आपके किसी ऑर्गन में है, ठीक है, किसी पार्ट में है, किसी भाग में है, तो कोई पार्ट शरीर का तो होगा ना, शरीर का कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई भाग होगा, तो उस भाग को फिर आप देखिए कि वो कौन सा भाग है और उस भाग पे हमारा कौन सा ऑर्गन है, या फिर उस मार्ग से होते हुए ऑर्गन भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कौन सी मेरिडियन पास कर रही है, तो हो सकता है वो मेरिडियन रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, उस बीमारी के लिए। तो इन यांग के मेथड को तो आपको फिट करना पड़ेगा इस पे ओके, आके। जी 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 वो हैंड के लिए नहीं है। अच्छा, जी जी, तो हमें हमेशा ट्रीटमेंट दोनों हाथ पे ही देना चाहिए? दोनों हाथ पे दीजिए। ऐसे अगर प्रॉब्लम अगर वन साइड है, जिस साइड की प्रॉब्लम है आप उस साइड भी दे सकती हैं। जैसे लोकल प्रॉब्लम है, मान के चलिए हमारे राइट साइड के अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, यस सर। तो इसका ट्रीटमेंट कोशिश करें कि हम इसी हैंड में दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके, क्योंकि जो अपनी मेरिडियन है वो दोनों साइड है, बायलेटरल है ना, यस सर। तो आप इधर भी देंगे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन इधर में देने के लिए आपको फिर अलग उंगलियों का चयन करना पड़ेगा, इस उंगली में नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। तो इसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि यस इसमें सर। भी चाइनीज की मेरिडियन है, पता है आप लोगों यस को? सर। हाँ, लेफ्ट साइड की अगेन। हाँ, तो फिर इधर दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि अगर इधर दर्द है और आपको इधर नहीं देना है, तो आप इधर सेकेंडरी वाले में दे सकते हैं इधर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो हम लोग आशा करते हेलो हैं कि सवाल लगभग लगभग लोगों के पूरे हो गए। क्वेश्चन तो बहुत कम थे, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, और जो कोशिश किया कि जो भी चीज़ें हों आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों का सुझाव भी अच्छा है और अच्छा फीडबैक आ रहा है, और हम लोग आगे भी अच्छे से इसको पूरा करेंगे। हाँ नवीन हेलो जी, बताइए जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी आपने कहा, आशा करते हैं जिसके जो भी सवाल थे उनका जैसा वो चाह रहे थे वैसा उत्तर मिल गया होगा, और अब किसी के मन में कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। आगे जो भी और सवाल होंगे आगे की कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे, फिर सवाल होते जाएंगे। और तो एक कोशिश चीज करेंगे अगले सैटरडे को हम फिर से इसी तरह से सवाल जवाब का और एक सेशन चीज रखेंगे। बोलना चाहेंगे आपसे हम, कि आज जो ये क्लास आप लोग हमें धन्यवाद कर रहे हैं, तो इस धन्यवाद के जो हकदार हैं वास्तविक में कोई और हैं, क्योंकि आज अभी तक या आप लोगों तक ये जो क्लास पहुंच पाया है, ये जिनकी वजह से पहुंच पाया है, जिनके मतलब निर्देशन में या फिर जिनके सपोर्ट से, और जिन्होंने प्रोत्साहन देके बोला कि नहीं आप आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनका नाम हम लेना चाहेंगे। वो है हेमराज पटेल सर। उनके ही ये क्वेश्चन पेपर जो टिटाइज 1 का हमने तैयार किया, पीपीटीज और सारी चीज़ें, ये उन्हीं का मार्गदर्शन था। उन्होंने प्रेरित किया हमें कि इस चीज़ के लिए आप आगे आइए,
और अगर धन्यवाद आप हमें दे रहे हैं तो हमें लगता है कि इस धन्यवाद के जो वास्तविक में हकदार हैं वो हैं हेमराज पटेल सर। उन्हीं के कारण ये चीज़ें आप तक पहुंच पा रही हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि खासकर हम चाहेंगे कि आप लोग उनको जरूर ग्रुप में उनको थैंक यू बोलें, या फिर जो भी आपके मन में हो उनके प्रति वो जरूर व्यक्त करें, और पटेल सर ही हैं इसके वास्तविक हकदार। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा हेमराज सर के लिए। जी सर, जैसा कि आप हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि सर ने किस तरह से हमें प्रेरित किया, किस तरह से स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए कि आप ये भी पढ़िए, इसके माध्यम से बताइए, और लोगों के बीच में आप बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी आपसे बात होती रहती है, तो आपने मुझे भी बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें बताई हैं जो सर के बारे में। तो हकीकत में इसका अगर सही अच्छा श्रेय दिया जाए तो सर के लिए ही जाता है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र सर हैं, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। इसके माध्यम से हम भी कहीं ना कहीं चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। हमने भी पढ़ा है, लेकिन फिर से रिवाइज हो रही हैं हमारी चीज़ें, और अच्छे से फिर से क्लियर हो रही हैं, सीख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सहभागियों को मेरा निवेदन है, एक बार सर के नाम से ग्रुप में धन्यवाद बोल देंगे। जी धन्यवाद सर। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सर को हेलो जरूर मैसेज करें, उनको वास्तविक में वो हकदार हैं सर। और आज मेरे से रहा नहीं गया, हालांकि उन्होंने हमें मना किया हर वक्त कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि आप लोगों ने इतना फीडबैक दिया, आप लोगों ने इतना पसंद किया, तो हमें लगता है कि हमें उनका नाम लेना चाहिए था, और इसलिए हमने उनका नाम लिया। और हम हेलो भैया, हेलो सर को हम नमस्कार करते हैं। जी मैडम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैडम। मैं भी पटेल सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे सेमेस्टर की क्लासेस होती है, उनको हर रोज रात को 9 से 10 फ्री में पढ़ाते हैं मेरे बच्चों को, और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आप इसमें पढ़ो, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी जी। तो मैं उनका धन्यवाद चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत डीप में पढ़ाते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से आज हम डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैडम, सर को भी धन्यवाद, और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। और आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद निरंजन सर और पटेल भाई। धन्यवाद।